कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों के बीच में अमेरिका दो नावों की सवारी करने की कोशिश करता दिखा है। ट्रूडो ने पहले खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत पर बेतुके बिना एविडेंस के आरोप लगाए और उनके पक्ष में अमेरिका से सहयोग मांगा था। उस वक्त अमेरिका ने इस विवाद से किनारा कर लिया, लेकिन अब अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी जॉन किर्बी ने कनाडा के आरोपों को बहुत गंभीर करार दिया है। जॉन किर्बी एनएससी यानी कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक संचार के संयोजक हैं। उनका कहना है कि वॉशिंगटन इस मामले की जांच के लिए ओटावा के प्रयासों का समर्थन करता है और नई दिल्ली को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही नहीं, जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इन गंभीर आरोपों से अवगत है और वो बहुत गंभीर हैं। हम इसकी जांच के लिए कनाडा के प्रयासों का समर्थन करते हैं। Any allegations like this should be troubling to anyone. But with an active criminal investigation, I hope that we can make sure that perpetrators are brought to justice and that we can allow the space for that information and that investigation to occur before anybody leaps to judgment. I would just say two things. One, those responsible should be held accountable, and I would hope that traditional friends and partners could cooperate on getting to the bottom of that. खबर भी है कि G20 समिट के दौरान कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को नई दिल्ली इलाके में दिललित होटल में ठहराया गया था। जस्टिन ट्रूडो के लिए होटल में अलग से प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया गया था, लेकिन ट्रूडो एक दिन भी प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं ठहरे। वो होटल के एक नॉर्मल रूम में ही रुके थे। ट्रूडो ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें कुछ शक था? यह अभी भी पहेली बना हुआ है। कनाडा के प्रोपेगेंडा वॉर में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान इसे अपने पक्ष में मौके के तौर पर भुनाना चाहता है। खबर यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट ने कनाडा के वैंकूवर में अपना डेरा जमा लिया और वो खालिस्तानी आतंकियों संग बैठक कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर तेज करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट कनाडा में रह रहे गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत 20 खालिस्तानी आतंकियों और कई गैंगस्टर्स के संपर्क में है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने कई बार कैनेडियन जांच एजेंसी से एक साथ खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ जानकारियां साझा की। भारत ने 9 खालिस्तानी आतंकी संगठनों की सूची भी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड को सौंपी, लेकिन कनाडा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोकसभा से पास होने के बाद से आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल। राज्यसभा से पास होने पर यह बन जाएगा कानून। राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान आज बीजेपी की तरफ से 14 महिला सांसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपना मत रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले स्पीकर होंगे। बाद में बीजेपी की महिला सांसदों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रमुख वक्ता होंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से 4 महिला सांसद रंजीता रंजन, रजनी पाटिल, फूलोदेवी निताम और अमी याग्निक बिल पर अपना पक्ष रखेंगे। जब आंखों में अरमान लिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मंजिल को अपना मान लिया। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। क्या मुश्किल, क्या आसान। अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का जब ठान लिया तो ठान लिया। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। महिला आरक्षण का सत्य जो 27 वर्षों से अलग अलग दौर में सरकारों के सामने परेशान होता रहा, उसे आखिरकार 2023 में पराजित होने से रोकने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। इतिहास में तारीख दर्ज कराई। लोकसभा से पहली बार महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ,
454 454 454। बिल पेश होने पर जो जश्न शुरू हुआ वो उत्सव अब और आगे बढ़ेगा। बिल के नई संसद की दहलीज तक पहुंचने के बाद जो उत्सव शुरू हुआ उसकी अब महोत्सव बनने की बारी आ गई। आखिर महिला आरक्षण बिल सिर्फ पास नहीं हुआ बल्कि इतिहास बना, सबके साथ सबके विश्वास को जोड़कर। I stand in support of the Women's Reservation Bill. Nationalist Congress Party in full support of this bill. महिला आरक्षण बिल 2023 का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है। कल नई संसद में बहस के बाद लोकसभा से आखिरकार महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया। 25 से करवाए गए वोटिंग में बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े जबकि बिल के खिलाफ 2 वोट पड़े। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सांसद इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ मतदान किया और ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल को सिर्फ सवर्ण महिलाओं के लिए हितकारी बताया। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण कोटा निर्धारित नहीं होने का विरोध किया। महिला बिल को लाने का मकसद एक ही था कि उन महिलाओं को पार्लियामेंट में और स्टेट की विधानसभा में उनको आने का मौका मिले। अब ऐसे 2 समुदाय, 2 का पॉपुलेशन इस देश में 50 से ज्यादा है। आज लोकसभा में सिर्फ 22% MP उनके हैं, हाँ, और अपर कास्ट के 232 हैं। तो आप उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे उनके महिलाओं को। अगर ये कानून बनता है तो याद रखिए मेरी इस बात को कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में और लोकसभा में कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर खुशी जताई और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इतने अभूतपूर्व समर्थन में संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक में समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाएगा। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग के वक्त लोकसभा में नदारत रहे कई सांसद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाए। पूछा, जिस वक्त लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर मतदान हो रहा था उस समय सोनिया गांधी कहां थी? आज लोकसभा में 454 वोट पक्ष में और 2 विरोध में पड़ने से ये पास हो गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा करता है कि नारी शक्ति वंदन बिल के समय, वोटिंग के समय सोनिया जी कहां थी, या कुछ ऐसे सांसद कहां थे जिनके पास एक अवसर था इतिहास का क्षण इस पर पल बनने के लिए। महिला आरक्षण बिल कानून भले ही बन जाए पर इस पर राजनीति नहीं थमती दिख रही है। दरअसल बिल की टाइमिंग पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बिल जानबूझकर देर से लाया गया ताकि हालिया चुनाव में महिलाओं को इसका लाभ न मिल सके। राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि इस बिल के कानून बनते ही इसे फौरन लागू किया जाए। राहुल ने जातिगत जनगणना और ओबीसी सचिवों का मुद्दा भी कल उठाया। सोनिया गांधी ने भी सवाल किया कि महिलाओं को आखिर आरक्षण मिलेगा कब। मायावती का भी यही मानना है कि महिलाओं को अभी करीब 16 से 17 साल इसका लाभ नहीं मिलेगा। जबकि उमा भारती तो कल खासा निराश दिखी। उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था और इसके लिए पीएम मोदी को एक खत भी लिखा था, लेकिन मांग की थी कि 1996 की तरह एक बार फिर से अधूरी रह गई उनकी मांग। सनातन धर्म के खिलाफ आग उगल रहे उदयनिधि स्टालिन का एक और विवादास्पद बयान आया है। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के सीएम के बेटे हैं और मंत्री हैं। उदयनिधि स्टालिन ने इस बार वोटों की राजनीति में राष्ट्रपति तक को अपना मोहरा बना लिया है। उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करने के पीछे की वजह सनातन धर्म था। उदयनिधि ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी विधवा महिला है और इसीलिए उन्हें नई संसद के उद्घाटन पर आमंत्रित नहीं किया गया। उदयनिधि के मुताबिक लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च करके नया संसद भवन बनाया गया। उद्घाटन के लिए साधुओं को विशेष विमान से लाया गया, वहां पर सिंगोल रखा गया, लेकिन उसका संबंध संसद से क्या है? जहां सांसदों को जाकर जनता के मुद्दों पर बोलना है वहां पर वो साधुओं को ले गए और प्रथम नागरिक को वहां आमंत्रित नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कर्नाटक में खुनबा बढ़ाने की तैयारियों में है। आज दिल्ली में बीजेपी और जेडीएस के बीच में गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा सकता है। खबर है कि आज एचडी कुमारस्वामी
दिल्ली पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि बीजेपी जेडीएस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य राज्य में कांग्रेस की सरकार को सत्ता से हटाना है। इस गठजोड़ की सूचना सबसे पहले बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दी थी। येदियुरप्पा के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस को सीट बंटवारे में 4 सीटें दिए जा सकते हैं। आज शाह और नड्डा से मुलाकात में कुमारस्वामी कावेरी जल विवाद का मुद्दा भी उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड पर जोर दिया। आज ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 108 फुट ऊंची इस मूर्ति को एकात्मवाद के प्रतीक बताते हुए स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। इस प्रतिमा के लिए शिवराज सरकार ने 2141 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है और एने शिवराज सरकार अद्वैत लोक संग्रहालय का निर्माण करे, जो कि शंकराचार्य के वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार और संरक्षण करेगा। और इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। ओंकारेश्वर में अद्वैत वन का भी एक निर्माण किया गया है, जो कि 36 हेक्टेयर में फैला है। वाराणसी में जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी और ये सुनवाई साक्ष्यों को सुरक्षित और संरक्षित रखने की मांग से जुड़ी हुई याचिका पर होगी। सुनवाई के बाद कोर्ट आज फैसला भी सुना सकता है। 4 हिंदू महिला परिवादियों ने एक याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की कि कोर्ट के आदेश के बाद मई 2022 में ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण हुआ, उस दरमियान जो सबूत पाए गए उन्हें संरक्षित किया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई कि ज्ञानवापी में नमाजियों की संख्या निश्चित की जाए। इन दोनों ही मामलों पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है, जबकि मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आदेश आगे की सुनवाई के बाद आएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आज 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होने वाले हैं और इनमें एक है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और दूसरा है मोटो जीपी। दोनों ही बड़े आयोजन को लेकर नोएडा पुलिस की सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं। जिले में 10,000 पुलिसकर्मियों और ट्रैफिक कर्मी तैयार किए गए हैं, लगाए गए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और 22 सितंबर से 24 सितंबर तक गौतम बुद्ध सर्किट पर बाइक रेसिंग का रोमांच मोटो जीपी का आयोजन होगा। आजमगढ़ के जसलीन कुमार पर छप्पर फाड़ धन वर्षा हुई। जसलीन कुमार ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। जसलीन बेहद गरीब परिवार से हैं और वो एक मैकेनिक के बेटे हैं। पूरा परिवार अभी कच्चे मकान में रहता है। 1 करोड़ रुपए जीतने पर जसलीन ने कहा कि सबसे पहले कच्चा मकान गिरवाकर परिवार वालों के लिए पक्का घर बनवाऊंगा।